4 महीने से रुकी हुई थी, कुछ बदला नहीं। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। आपका बड़ा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, और ये एक तरीके से गैर राष्ट्रवादी व्यवहार है। देश के किसान के लिए इससे बड़ा विश्वासघात हो ही नहीं सकता। ये सब ट्रंप की तरफ से क्यों अनाउंसमेंट हो रहा है? हमारी तरफ से होनी चाहिए। ये साधारण अचीवमेंट नहीं है। विश्व भर में भारत का जो एक कद, भारत का पहचान, भारत का नेतृत्व का एक परिणाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज का हल्ला बोल का स्पेशल एपिसोड आप सीधा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 दुबई से देख रहे हैं। और देखिए, ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के लिए इंडिया टुडे उनका एक्सक्लूसिव इंडियन मीडिया पार्टनर है। और यहां पर आते ही ये पूरी खबर जिस पर आज दिन भर चर्चा हो रही है वो है भारत और अमेरिका के बीच की ट्रेड डील, जो भारत को एक एडवांटेजियस पोजीशन पर डालती है। और इसीलिए शो का नाम हमने रखा है झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ, राजनीतिक मेहमान तो जुड़ेंगे ही, हमारे साथ रितेश मलिक भी जुड़े हैं जो कि फाउंडर और सीईओ हैं इनोवेट के, और वो भारत की तरफ से अपनी बात यहां पर रखने के लिए आए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पूरा किस्सा सुनाते हैं, क्योंकि जैसे ही बीती रात ये अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से विपक्ष, जो अक्सर आप देखते हैं ट्रंप फोबिया से जूझता है, वो ये कहने लगा कि ट्रंप और अमेरिका क्यों अनाउंस कर रहे हैं, भारत की तरफ से क्यों नहीं अनाउंस हो रहा है। सरकार दिन भर इस पर अपना जवाब देती रही, लेकिन कुछ ही देर पहले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सामने आकर कहा कि कृषि क्षेत्र में या डेयरी क्षेत्र में भारत के किसानों और डेयरी व्यापारियों के साथ, उनके हितों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया गया है। अब इसी पर आकर पूरी बात टिकी थी, क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ ही देर पहले कहा था कि इस डील के जरिए, भारत और अमेरिका की इस डील के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार ने गरीबों का खून पसीना बेच दिया। वाणिज्य मंत्री सामने आए हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे किसानों के, हमारे जो डेयरी कारोबारी हैं, उनके हितों का पूरा ख्याल और संरक्षण किया गया है। लेकिन ये डील इतना इंपॉर्टेंट क्यों था भारत और अमेरिका का? आपने देखा होगा 25% टैरिफ पहले का, और उसके बाद से 25% पेनल्टी के तौर पर अतिरिक्त टैरिफ अमेरिका ने लगाया था। और इस वजह से भारत ये चाह रहा था, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा जबरदस्त फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ, जिसमें 95 से 99 गुड्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो जीरो शुल्क हो गए हैं। ऐसे में अमेरिका के साथ क्या डील स्ट्राइक होती, इस पर पूरे विश्व की नजर थी। और खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद ऐसा लग रहा था कि कहीं रिश्तों में करवाहट इस हद तक ना पहुंच जाए कि ट्रेड अग्रीमेंट को नुकसान पहुंचे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, 18% अब टैक्स लगेगा, और ये भारतीय व्यापार के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि बड़े बाजारों के तौर पर आप अगर अमेरिका को देखें तो उसका जो महत्व है उसको कोई इनकार भी नहीं कर सकता है। लेकिन कई राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और दुबई में चूंकि रितेश हमारे साथ हैं तो रितेश जी से भी बातचीत करेंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम आपको ये भी सुनाएंगे कि आज वाणिज्य मंत्री ने किन मुद्दों पर स्पष्ट तरीके से कहा। किसान और डेयरी व्यापारी, कोई भी उनके हितों से कोई भी समझौता नहीं। आखिरकार अमेरिका को भारत पर 50% टैरिफ हटाना पड़ा। अब भारत 18% टैरिफ के साथ कम अमेरिकी टैरिफ वाला देश बन गया है। संसद परिसर में एनडीए के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमेरिकी ट्रेड डील से अच्छा वातावरण बना है। लोग आलोचना कर रहे थे, लेकिन हमने धैर्य रखा, उसका परिणाम निकला। प्रधानमंत्री ने ट्रेड डील पर अपने एक्स पोस्ट में किसी शर्त का जिक्र नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने संस्कृत का एक श्लोक भी पोस्ट किया है, जिसका अर्थ है आत्मविश्वास वह शक्ति है जिसके बल पर सब कुछ संभव है। ये साधारण अचीवमेंट नहीं है, और विश्व भर में भारत का जो एक कद, भारत का पहचान, भारत का नेतृत्व का एक परिणाम है कि इतने देशों ने भारत के साथ विश्वास करके, पार्टनरशिप करके भारत के साथ एक साथ चलने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनता है।
अगस्त 2025 से भारत अमेरिका संबंधों पर लगा 50% का टैरिफ ग्रहण दूर तो हुआ, लेकिन भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सियासत का राहुकाल खत्म नहीं हुआ। ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है, और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और ये जो इंडी गठबंधन है, इनका जो व्यवहार है वह बहुत ही निंदनीय है, और वह एक तरीके से इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि न तो उनको देश के विकास में इंटरेस्ट है, न ही देश के ट्रेड और हमारा व्यापार बढ़े इसमें इंटरेस्ट है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर विपक्ष के सवाल कई हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बना है भारतीय किसानों का हित। ट्रेड डील के ऐलान के बाद अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रुक रॉलिंस ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि भारत अमेरिका की नई डील से भारत के बड़े बाजार में ज्यादा अमेरिकी कृषि उत्पाद आएंगे, दाम घटेंगे और ग्रामीण अमेरिका में पैसा पहुंचेगा। अब इस एक्स पोस्ट के हवाले से विपक्ष ट्रेड डील को भारतीय किसानों पर हमला कह रहा है। कांग्रेस का सवाल है कि नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने भारत के किसानों के हितों का सौदा क्यों किया। भारत अमेरिकी ट्रेड डील में अमेरिका के सारे खेती उत्पाद 0% ड्यूटी पर भारत में बेचे जाएंगे। देश के किसान के लिए इससे बड़ा विश्वासघात हो ही नहीं सकता। इसके क्या मायने हैं? विपक्ष के सवाल डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट में भारत द्वारा रूसी तेल खरीद रोकने, साथ ही अमेरिका और वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदने पर सहमति बनने के ऐलान पर भी है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री से पहले ट्रेड डील का ऐलान किया था, इस पर भी विपक्ष घेर रहा है। देखिए, जिस तरह की घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से हुई है, वो भारत की जो सामरिक ऑटोनॉमी है उसके लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। जो अगर सुपर डील है तो संसद में आके बहस कर लेना सुपर डील के ऊपर। कोई न कोई हिडन एजेंडा है, वरना ऐसे नहीं होता। कौन सा बना समझौता होता है, दस्तखत होते हैं, फाइलें, आप लोग सब फोटो चलते होंगे, अभी तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा क्या होगा। विपक्ष के सवालों के बावजूद सूत्रों ने दावा किया है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील में किसानों के हितों से समझौता नहीं हुआ है। कृषि और डेयरी में जो संवेदनशील क्षेत्र संरक्षित थे वे आगे भी रहेंगे। साथ ही भारत दुनिया में जहां भी प्रतिबंध नहीं है वहां से कच्चा तेल बाजार रेट के आधार पर खरीदता रहेगा। भारत अमेरिका डील के ऐलान के पहले आज तक से बातचीत में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सकारात्मक बातचीत की बात कही थी। यूएस के साथ जो डील आप बता रहे हैं, जितने आप आशावान इस डील को लेकर थे उतने ही वो भी है कि जल्द हो जाएगा। और हमारे रिश्ते इतने मजबूत है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, और हर क्षेत्र में, चाहे डिफेंस पार्टनरशिप हो, चाहे हमारे आर्थिक पार्टनरशिप हो, निवेश की पार्टनरशिप हो, एक प्रकार से दोनों डेमोक्रेसीज विश्व के बहुत प्रमुख स्तंभ हैं विश्व की अर्थव्यवस्था के, और यूएसए और भारत के बीच एक अच्छा एग्रीमेंट हो, ये दोनों देशों के लाभ थे। आप ट्रेड के एंगल से, चूंकि आप कॉमर्स मिनिस्टर हैं, आप ये कहेंगे, लेकिन यही बात अगर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से पूछा जाए तो उनके लिए दिक्कत होगी कि डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर को लेकर लगातार जो ये कर रहे हैं, वो आपको नहीं लगता इसमें कहीं बाधा है? मुझे लगता है कि कूटनीति को डॉक्टर जयशंकर देखते हैं, मैं अर्थव्यवस्था से संबंधित और व्यापार से संबंधित समझौते को देखता हूँ। मैं अपने एरिया को इंडिपेंडेंटली संभालता हूँ और एक इंडिपेंडेंटली अच्छा फ्री ट्रेड डील डिलीवर करूँ। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर विपक्ष के सवालों के बावजूद एक तथ्य ये है कि भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते के ऐलान से अमेरिका असहज दिख रहा था, और भारत ईयू डील के ऐलान के एक हफ्ते के भीतर भारत अमेरिका डील की घोषणा हो गई। आज तक ब्यूरो।
तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजय आलोक जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। रागिनी नायक प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सत्यप्रकाश मिश्रा जी नेता जेडीयू के। लेकिन रितेश जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और रितेश मलिक इनोवेट के सीईओ है, फाउंडर है। आज बात हो रही है भारत और यूएस की डील की, तो उसी पर मैं आपका रिएक्शन रितेश चाह रही थी, क्योंकि अगर हम देखें तो जिन देशों पर टैरिफ इस वक्त अमेरिका की तरफ लग रहा है, तो ये देखिए नंबर्स भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 50% रशिया पर टैरिफ, ब्राजील पर भी 50%, चाइना पर 34%, 34% टैरिफ, दक्षिण अफ्रीका पर 30%, थाईलैंड पर है 23%, मलेशिया पर 22%। ऐसे ही अगर आप देखेंगे फिलीपींस पर 21%, बांग्लादेश पर 20%, पाकिस्तान पर 19% और भारत पर 18%, यूरोपीय संघ पर 15%। कितना एडवांटेजेस हो सकता है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के व्यापारियों के लिए, और एफटीए जो हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ है ट्रेड एग्रीमेंट, उसके बाद ये अमेरिका के साथ, आप इसको कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है, देखिए मेरा कोई राजनीतिक मत नहीं है, लेकिन मैं एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते ये बता सकता हूं कि जिस तरीके से हमारी सरकार ने सूझबूझ से बिना किसी रिएक्शन से, अगर आप देखें डोनाल्ड जे ट्रंप ने पूरी दुनिया का जियोपॉलिटिक्स बदल दी है, बिना उनको रिएक्ट किए हुए जिस तरीके से लेवरेज क्रिएट किया है हमारी सरकार ने, वो मुझे लगता है सराहना करने लायक कार्य है। अगर आप हमारे टैरिफ्स देखें, हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी 1% नीचे हैं, और मुझे लगता है कि ये अपने आप में हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छे लेवरेज की पोजीशन है। और अगर आने वाले समय में ग्लोबल टैरिफ्स बाकी देशों के कम होंगे तो हमारे भी आगे कम होंगे, तो ये बहुत अच्छी एडवांटेजियस पोजीशन पे हमारे को हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जो पीयूष जी हैं, उन्होंने काफी अच्छी जगह पर रखे हमें खड़ा किया है। हाँ। और मुझे लगता है पीयूष गोयल ने आज क्या कहा, एक बार दर्शकों को सुना भी देते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने ही टैरिफ लगाया था, ट्रंप ने ही टैरिफ हटाया है, और ये किसानों के, डेयरी व्यापारियों के हितों के खिलाफ नहीं है, हमने समझौता नहीं किया है। ये बताते हुए आइए आपको सुना देते हैं इस बारे में आज पीयूष गोयल ने क्या कहा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है, और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। कभी उनके साथ, उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया, और मुझे खुशी है कि पूरा देश इस बात को समझता है, इस बात का उनको आकलन है। और यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। वी विल बी शॉर्टली issuing a joint statement by both countries along with the details which we will be shortly inking between the United States of America and India, and as soon as the final understanding of the deal is inked and the joint statement is finalized, technical processes are completed, full details will be shared. तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजय आलोक जी, वाणिज्य मंत्री ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुबह से अटकलें लगाई जा रही थी और राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि किसानों का, लोगों का खून पसीना बेच दिया है सरकार ने। ऐसे 5 बिंदु जिससे जनता में ये भरोसा, क्योंकि आज आप क्या बोलेंगे वाणिज्य मंत्री को तो जनता ने सुना ही, आप क्या कहेंगे उस पर लोगों का भरोसा, एक उम्मीद जगेगी। कृषि क्षेत्र में जैसा हमने यूरोप के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में जो ग्रेन्स हैं, हमारे जो अनाज है उनको अलग रखा, जो डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं उनको अलग रखा, क्या अमेरिका के साथ भी ट्रेड अग्रीमेंट में हमने ये सब उस एम्बिट से बाहर रखा है? देखिए अंजना जी, आज का दिन बहुत खास है। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, 2 समझदार नेता एक बात पे सहमति बनती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूर्ण आस्था और सहमति बनती है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार हो दोनों देशों के बीच में, विश्व शांति के पक्षधर हैं, तो निश्चित तौर पे
एक दूसरे के हितों का भी ख्याल रखते हैं। प्रधानमंत्री जी पहले भी अपने भाषण में विज्ञान भवन में कह चुके थे कि किसी भी हालत में किसानों और मछुआरों के साथ, अपने डेयरी प्रोडक्टों उत्पादकों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, भले मुझे इसकी कितनी भी व्यक्तिगत कीमत उठानी पड़े। ये प्रधानमंत्री जी के बोल थे और आज उसी की पुष्टि दोबारा पीयूष गोयल जी ने कर दी। अब देखिए, हमारा लेबर इंटेंसिव फोर्स है और अमेरिका को स्किल्ड लेबर की जरूरत है, हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, अमेरिका में वो टेक्नोलॉजी है। तो आपको क्या नहीं लगता है कि आने वाले 5 सालों में जब यूरोपियन यूनियन के साथ डील हो गई, यहाँ पे अमेरिका के साथ डील हो गई, लक्ष्य हमने $500 बिलियन का रखा है, तो आने वाले दिनों में भारत एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र और एक टेक हब बनने की ओर अग्रसर है। और हमारी इतनी ज्यादा टेक फोर्स जो निकल रही हैं, विद द नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस, IT, AI में जितने हमारे प्रोफेशनल्स जा रहे हैं, उनको एक आगे बढ़ने का एक सदूर मार्ग मिला है, जिसके कारण एक जनरल खुशी है। अगर आप कोस्टल एरिया देखिएगा इंडिया का, तो इंडिया का पूरा कोस्टल एरिया, बंगाल से इस कोना में बंगाल से आप पकड़िए तो उस कोने में आप ऊपर महाराष्ट्र तक जाइए या गोवा तक जाइए और ऊपर उसके ऊपर गुजरात के तट पे जितने तटीय मछुआरे हैं आज की तारीख में, वो इतने खुश हैं क्योंकि वापस टैरिफ कम होने से जितनी प्रॉन्स की खेती है, जितनी फिशरीज की आपकी समुद्री मछलियों की जितनी मांग है, अब उससे ज्यादा वो वहां पे दे सकते हैं। और इसके बदले में हमें उन्नत टेक्नोलॉजी, ये डील ऐसी है कि एक दूसरे का लगातार फायदा हो रहा है। अमेरिकन इन्वेस्टर्स आएंगे, आप ये देखिए कि बांग्लादेश से भी 3% कम टैरिफ किया, वियतनाम से भी 4% कम टैरिफ किया। हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कितना ज्यादा फायदा होने जा रहा है, उनकी कपड़ों की मांग बढ़ेगी और एक ग्लोबल इन्वेंटर, एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, टारगेट यही है कि अगले 5 से 10 वर्षों में हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ताकि बाकी देश हमारे से स्पर्धा अगर करेंगे तो हमारा रेट सबसे कम रहेगा। जैसे भी आपकी एक्सपर्ट ने बोला कि आने दिन में ग्लोबल टैरिफ कम होगी तो भारत का भी टैरिफ कम होगा। लेकिन ऑलरेडी अभी इस 18% के बावजूद बहुत सारे रेसिप्रोकल टैरिफ ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी जीरो हो चुके हैं। तो वो सब लिस्ट जो उन्होंने पीयूष जी ने कहा कि दोनों देश साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज करेंगे और डिटेल की फिनेस सामने आएगी। तो मुझे लगता है आज विध्वंसकर्ता लोगों की बात न करके हम एक पॉजिटिव उम्मीद और एक खुशी के माहौल में आज हम हैं। पूरा देश उसी माहौल में है। जहां तक रहे हमारा विपक्ष, आपको याद होगा 4 महीने से क्या रट लगा रही थी। ट्रंप मेरे दोस्त थे, क्या हुआ, 50% टैरिफ लगा दिया, पहले 25 लगाया, 50 लगा दिया। कहां गए ट्रंप, कहां गए ट्रंप? आज ट्रंप ने जब टैरिफ हटा दिया तो कहा कि ट्रंप ने क्यों हटाया, अमेरिका ने टैरिफ लगाया था, हिंदुस्तान खुद ही हटा लेता। आगे कह रहे कि किसानों को बर्बाद कर दिया, किसानों को यह कर दिया। माफी मांगेंगे अब राहुल गांधी जी? ये देश को भ्रमित करना, देश को बदनाम करना। और मैं बता रहा हूं, ये आदमी पागल नहीं है, ना ही कम बुद्धि का है। ये सब चक्कर में दर्शक आपके नहीं रहे। ये सोची प्लान स्ट्रैटेजी के तहत देश विरोधी शक्तियों के टूल किट बन चुके हैं। पार्लियामेंट नहीं चलने देना, सेना पे उंगली उठाना, इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाना, व्यवस्थाओं पे उंगली उठाना, बड़े बड़े देशों के खिलाफ कुछ से कुछ बोलना ताकि एक खराब मैसेज जाए। अव्यवस्था फैलाने का ठेका मिस्टर राहुल गांधी जी ने ले लिया है। ये देश की जनता समझ ले। आपके कार्यक्रम का नाम हल्ला बोल है। देश की जनता को इन पे हल्ला बोलना चाहिए कि बंद करो ये, क्योंकि हम तो विपक्ष है ना, ये कहेंगे कि हम विपक्ष हैं। अब देश की जनता इन पे हल्ला। रागिनी जी, अब आप ही के पास आते हैं। एक ट्रेंड दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, तुरंत उसका एको विपक्ष के नेता सदन करते हैं कि भाई इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। वो सही कह रहे हैं। आखिर क्या वजह है? और अब जब ट्रंप ने ही टैरिफ लगाया था एक्स्ट्रा, अब ट्रंप ने ही टैरिफ घटा दिया, 18% हो गया है, तो ये तो खुशी की बात होनी चाहिए व्यापार के नजरिए से। अंजना जी, कई सवाल यहाँ पर आए, सबका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दूंगी, पर अपनी बात ये कहकर शुरू करना चाहती हूँ कि विपक्ष की नाव छोटी ही सही, लहरों से टकराती तो है। और मोदी सरकार के पास उपलब्धियों के नाम पर कुछ हो ना हो, मोदी जी की 56 इंची छाती तो है। तो सवाल तो बहुतेरे थे। पीयूष गोयल जी की प्रेस वार्ता में जवाब कितने आए वो आपने भी सुना, मैंने भी सुना। सबसे पहली बात मैं जानना चाहती हूँ कि अगर फाइनल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी, जिसका हवाला दिया पीयूष गोयल जी ने, तो ये इतने आनन फानन में आधी रात को लुक छिपकर ट्रेड डील करने की आवश्यकता क्या थी? और सीज फायर की तरह इस ट्रेड डील की भी घोषणा ट्रंप द्वारा की जाने की क्या आवश्यकता थी? ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा भारत के ऊपर अमेरिका को क्यों मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है कि मोदी जी जो गलबैया लग रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार की बात कर रहे थे। इस पूरी प्रेस वार्ता में अंजना जी, राहुल गांधी जी को कोसने के अलावा, मोदी जी का महिमा मंडन करने के अलावा, मोदी जी और ट्रंप की कितनी अच्छी दोस्ती है इसका वर्णन करने के अलावा, क्या पीयूष गोयल जी ने यह बताया
कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर अमेरिका ने हम पर टैरिफ लगाया था 3.31%। फिर इंडो न्यूक्लियर डील होती है मनमोहन सिंह जी के समय पर, वो टैरिफ और घट जाता है, 2.93% हो जाता है। तो आज टैरिफोत्सव किस लिए मन रहा है कि जो 2.93% था वो 18% हो गया। आज टैरिफोत्सव किस लिए मन रहा है कि जो भारत और रूस के स्ट्रैटेजिक रिलेशंस थे उनको धता बताकर अब वेनेजुएला और अमेरिका से तेल खरीदने के लिए भारत को मजबूर कर दिया गया। टैरिफोत्सव इसलिए मन रहा है। क्या टैरिफोत्सव इसलिए मन रहा है कि बार बार, एक मिनट अर्चना जी, आपने बहुत लंबा समय दिया, 2-3 बातें जल्दी जल्दी जोड़ दूंगी, ज्यादा लंबा समय मैं नहीं लूंगी, कि इसलिए कि 50 बिलियन डॉलर का ट्रेड होगा, हम 0% टैरिफ लगाएंगे अमेरिका पर, और अमेरिका का कपास, अमेरिका का चावल, अमेरिका की दाल, अमेरिका का दूध, अमेरिका के नट्स, बादाम, अखरोट, अमेरिका के फल बिना किसी टैक्स के हमारे बाजार में आएंगे। हम 18% हमारे किसान टैक्स देंगे। तो ये रात के अंधेरे में किसानों के हक को अमेरिका की मंडी में नीलाम करने के लिए टैरिफोत्सव मनाया जा रहा है क्या? और देखिए, अंधभक्तों का तो कुछ नहीं है, उनको तो एक जुमला छोड़ दीजिए और वो ट्रेड डील करते रहेंगे। आज देश के वाणिज्य मंत्री अगर ये नहीं बता पाए कि ये ट्रेड डील किस तरह से राष्ट्र हित में है, अगर वो ये नहीं बता पाए कि क्या क्या फायदा होने वाला है, अगर वो ये नहीं बता पाए कि किसानों के अधिकारों को सुरक्षित किस तरह से किया गया है, तो मैं समझती हूं कि ये आनन फानन में की गई ट्रेड डील एक डाइवर्जनरी स्ट्रैटेजी है। नरवणे जी के जो सवाल पूछे गए 31 अगस्त 2020 के दिन 2.5 घंटे के लिए मोदी जी अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागे थे, एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे पर सरकार को क्या कहना है, और चीन की ये ट्रेड डील रात के अंधेरों में छुप छुप कर क्यों की गई, कौन सा दबाव और कौन सी मजबूरियां और कौन सा डर है मोदी जी का, इन सवालों के जवाब देश की जनता को मिलने चाहिए। और आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, अब थोड़ा बाकियों को भी बोलने दीजिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, एक सेकंड, कि आप कह रही हैं आनन फानन में अमेरिका ने आधी रात में, अरे मैडम, जब यहां पर रात होती है तो वहां सुबह होती है, वहां की सुबह हुई तब वहां पर अनाउंसमेंट हुआ। और आप ये कह रही हैं कि नरवणे की बात को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने मोदी को एग्जिट दिया ट्रेड डील का अनाउंसमेंट करके। मतलब थोड़ा तो कि जनरल नरवणे की बात चूंकि राहुल गांधी ने उठाई पार्लियामेंट में, तो अमेरिका ने वहां पर ट्रेड डील अनाउंस कर दिया। मतलब ये क्या हो रहा है? मतलब आप दोनों तरफ से कैसे बैटिंग कर सकते हैं कि इधर भी बैटिंग कीजिएगा फिर उधर भी जाके कीजिएगा, और वहां पर सुबह हुई थी। ये बात सत्य प्रकाश जी मैं अब आपके पास लाना चाहती हूँ, अनुराग जी भी हैं, उसके बाद से मैं वापस आपके पास रितेश जी आऊंगी। अरे भाई, अब कैसे समझाया जाए कि आधी रात यहां पर हो रही थी और खबर आ रही थी, लेकिन वहां पर तो सुबह हुई थी और इसलिए अमेरिका ने किया था। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हम उनके प्रोडक्ट्स को भारत में 0% ड्यूटी पर लाएंगे तो ये जाहिर तौर पर उनके लिए एडवांटेजेस होगा और हमारे लिए ये अच्छा नहीं रहेगा। इस पर आपका जवाब? देखिए अंजना जी, विपक्ष के नेता को जिस दिन ये लग गया था कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है किसी के कहने पर, उस दिन ये बात समझ लेनी चाहिए थे देश को कि विपक्ष का नेता उस लायक अब नहीं है कि देश की आर्थिक स्थिति जो चौथे पायदान पे पहुंची है उसको समझ सके। ये तो सीरियस कमेंट है। वो नाव चलाती हैं, टकराती हैं, कहीं का नाव पता नहीं कहाँ का हुआ करे कांव कांव, और कहीं ना समझ में आए तो बिना सिर पैर के झूठ के ही पांव पांव। ये है उनका जवाब देने में थोड़ी तकलीफ होती है। अगर आनन फानन में डील की गई होती तो जिस समय ऑपरेशन सिंदूर के समय ये बात आई कि भारत ने ट्रेड के कारण पैर पीछे खींच लिए, जबकि स्थिति ये नहीं थी, 50% टैरिफ झूलना पड़ा, झुका नहीं भारत अपनी शर्तों पर। और जब आज पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस पे साफ साफ कह रहे हैं कि कृषि और डेयरी क्षेत्र को संरक्षित किया गया है, तो विपक्ष ये बात आखिर मानने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, एक दो डील हुई, एक ईयू के यूरोपीय यूनियन के साथ हुई, और जो विश्व व्यापार की चुनौती है उसके बीच भारत अमेरिका अपने सभी स्थितियों को नापते समझते हुए एक सकारात्मक डील कर गया और 18% टैरिफ पर वो आ गया। कांग्रेस को ये बात पेट में दर्द की तरह चुभ रही है कि भारत यहां भी सफल हो गया मोदी जी के नेतृत्व में। अगर उनको ये नेतृत्व पसंद नहीं है, वो बात हमें समझ में आती है। मोदी जी का चेहरा पसंद नहीं है, बिल्कुल समझ में आती है। 56 इंची चलो सीना भी पसंद नहीं, वो भी समझ में आता है। लेकिन भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए यदि कोई डील शाइन होने को कगार पर खड़ा है तो उस डील के डिटेलिंग का तो इंतजार करते।
पीयूष गोयल साहब ने क्या कहा, डिटेल आएगा, ज्वाइंट डिक्लेरेशन होगा, उसके बाद अपनी बात रखते तो नहीं, तुरंत कह दिया कि नहीं ये दबाव में काम कर रहे हैं। एक स्पष्ट मत यह है कि विपक्ष के नेता की लगातार जो भूमिका भारत के हितों मैं लौट रही हूँ आपके में पास। एक बार रितेश जी, मैं आपसे एक चीज मैं चाहती हूँ कि मैं आपको जो पॉलिटिकल डिबेट इस पे हो रही है उसे आइसोलेट करके ही सवाल करूं, लेकिन इंडस्ट्री में किस तरह से इसे देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है जिस तरह से ये बात आगे बढ़ रही है। अब बड़े बड़े जितने मुल्क है, मतलब हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया, अमेरिका के साथ भी, आप कैसे देख रहे हैं इंडिया के लिए कितना एडवांटेजेस हो सकता है? बात बिल्कुल सत्य है कि पहले हमारा टैरिफ 3% था, अब 18% हो गया है, लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा, टैरिफ हमेशा एक कंपैरिजन की तरह देखा जाता है। अगर किसी मुल्क का टैरिफ 18% है और किसी मुल्क का 19% है, तो हमारे प्रोडक्ट्स आज भी अमेरिका के अंदर ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे होंगे। तो मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट डील दैट वी कुड हैव गॉटन। एंड मेरा अपना मानना यह है कि अगर आप देखेंगे, आज हमारा ट्रेड डेफिसिट है 45 से 50 बिलियन डॉलर का, अगर हम 2024 की बात करें। इस साल मेरा अनुमान है कि 60 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट होगा, जिसमें हिंदुस्तान 60 बिलियन डॉलर के गुड्स ज्यादा भेजता है अमेरिका को। हमें लगता है टैरिफ एक टैक्स है, लेकिन एक्चुअली में अगर हम देखें तो टैरिफ एक टैक्स अमेरिका की इकोनॉमी के लिए है। वहां पे 18% आइटम्स ज्यादा महंगे हो जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट सस्ते जाएंगे, इसका मतलब ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को 18% हमें महंगा करके भेजना पड़ेगा। तो हिमांशु, एक बार आप रिक्वेस्ट कर लें, अगर वो आना चाहते हैं तो इस डिबेट में भी उनको शामिल कर लेंगे। डॉक्टर कार्लसन जो अभी उधर गए हैं, एक बार पूछ लीजिए। हाँ, अपनी बात पूरी कीजिए। तो मुझे लगता है कि ये आज की रियलिटी ये है कि अमेरिका एक डोनाल्ड जे ट्रंप के नेतृत्व में थोड़े से बुली की तरह बिहेव कर रहे हैं, एंड उन बुली को हमने बहुत सूझबूझ के साथ, बिना किसी प्रेशर में आए हुए, अगर हमें प्रेशर में आना होता तो हम 50%, पीएम ने पहले भी कहा कि हमें कि हम कृषि के क्षेत्र में अगर हम समझौता कर लेते तो अभी डील हो जाती। अब देखिए हम सबसे बड़े ड्रग एक्सपोर्टर हैं, हम सबसे बड़े ज्वेलरी एक्सपोर्टर हैं, हम सबसे बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हैं। इन तीनों के अगर आप व्यापार देखेंगे, वो सारा का सारा इंडिया में आएगा। बांग्लादेश से ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमारे पास आएगा। तो मैं बहुत सकारात्मक हूं, इंडस्ट्री बहुत सकारात्मक है और हमारी एक्सपोर्ट स्ट्रांग होगी। डॉलर टेक्सटाइल में तो बहुत लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़ा एडवांटेज भारत के लिए हो सकता है, बिल्कुल, चाहे यूरोपियन यूनियन हो चाहे अमेरिका हो। ऐसे में ये दिलचस्प है कि अनुराग भदौरिया जी, मतलब क्या ये, मतलब इतने बड़े ट्रेड अग्रीमेंट को भी आप लोग मतलब पॉलिटिक्स की नजर से, मतलब फायदा नुकसान के तराजू पर रखने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि वाणिज्य मंत्री अगर आकर बता रहे हैं, और खुद पीएम ने कहा था कि अगर हम कृषि के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में समझौता कर लेते तो अमेरिका के साथ ये डील बहुत पहले हो जाती। देखिए, विपक्ष के लोग राष्ट्र हित की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, हम राजनीतिक हित की बात नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। यही भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, कभी ट्रंप साहब को तो अपना साथी बताती थी भारतीय जनता पार्टी, बड़ी तारीफ करती थी। बीच में कुछ दिन के लिए ट्रंप साहब के लिए क्या क्या बोलने लगी थी, अचानक ट्रंप साहब फिर अच्छे हो गए। तो इनकी समझ में नहीं आता। हम तो शुरुआत से विपक्ष एक ही बात कह रहा है कि राष्ट्र हित की बात होनी चाहिए। 2024 में क्या अगर 100 रुपए की चीज इंडिया में थी तो 3 रुपए से अगर मान लिया जाए तो कम टैरिफ था, अमेरिका में 103 रुपए की बिकती थी। आज अमेरिका में वही 100 रुपए की चीज 118 रुपए में बिकेगी। तो आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो टैरिफ बढ़ा, तो ये तो बीजेपी की सरकार में बढ़ा है ना 18%, इसके पहले तो नहीं था। अब अभी इन्हीं की बात मान लिया जाए, और बिल्कुल सच भी है कि ऑयल की कीमत, अब रसिया के पास जो ऑयल हम जब भी लेते हैं $60 प्रति बैरल के हिसाब से रसिया तेल बेचता है। आप मार्केट से खरीदेंगे तो 70 से $80 प्रति बैरल मिलेगा। और वेनेजुला की जो बात कर रहे हैं, वेनेजुला का जो तेल होता है वो बेसिकली हार्ड होता है। उसको जब इंडिया में आके रिफाइन करेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ती है, और ये कॉस्ट और ज्यादा होगी। तो क्या हम ये महंगा तेल खरीदने के लिए तैयार हैं अमेरिका के कहने की वजह से? फिर आप बार बार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन और जापान में देखो, उन्होंने 15% का टैक्स लगाया, हमारे ऊपर 18% क्यों? भाई इसके पहले होते 10% पे ले आते, फिर 18% क्यों? तीसरा, कृषि उत्पादन और कोयला भी अब हम खरीदेंगे अमेरिका से। कृषि उत्पादन और तकनीकी तो खरीदेंगे। अब कृषि उत्पादन में बार बार पूछ रहा हूं, कृषि उत्पादन अमेरिका में खुद वहां सस्ता मिलता है इंडिया के कंपैरेटिवली। अगर वो अपना अनाज अगर इंडिया को बेचेंगे तो हमारे इंडियन फार्मर का क्या होगा? ये मैं इसकी क्लैरिटी चाहता हूं, जो क्लैरिटी नहीं दे रही है मंत्रालय।
कि क्या जो अमेरिकन कृषि उत्पादन इंडिया में अगर भेजेगा तो उसकी कीमत हमारे मार्केट के मुकाबले सस्ती होगी, ये मैं कह रहा हूं, और अगर महंगी हमारे मुकाबले बाकी सस्ती होगी तो हमारा किसान क्या करेगा, ये मैं क्लियरिटी जानना चाहता हूं, जो सरकार देना नहीं चाह रही, सरकार को देना चाहिए। तीसरी बात, वैसे ही हमारा एफडीआई नेगेटिव में चला गया है, आजकल हमारा एफडीआई नेगेटिव में है देश का, तो मैं पूछना चाहता हूं इसके ऊपर सरकार ने क्या काम किया? ऊपर से आप सस्ती चीजें और ले आएंगे, एक। दूसरा, हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, चाइना से। अरे भाई, बांग्लादेश पाकिस्तान से हमें कंपेयर मत करिए। हम तो कहते हैं यूरोप, आपने जो लगाया है यूरोपियन यूनियन पे, भाई हम उससे कम हम पे लगाते तो लगता है कि हमारी ट्रेड डील मजबूत हुई है, हमारे संबंध मजबूत हैं। लेकिन आपकी सरकार में बढ़ा है, घटा तो नहीं है ना। 3% से 18% पे पहुंच गया और हम यहां गा रहे हैं नहीं हमने कम कर लिया। अरे बढ़ा भी आपकी वजह से था, आपकी कूटनीति की वजह से तो बढ़ा होगा ना। और घटा भी कितना है? तो 18% में फिर भी आप खड़े हैं। तो हमारा देश का नुकसान है, फायदा मैं जानना चाहता हूं। फरवरी से लेकर आज तक की बात मैं पूछना चाहता हूं। फरवरी में तो हम देती थी 3% ना, 3% से कम, अब 18% क्यों देंगे? इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित की बात कर रही है या सच में ट्रेड डील की बात कर रही है? ये विपक्ष जानना चाहता है, क्लियरिटी से जानना चाहता है आखिर क्या है। ठीक है, ठीक है। अजय आलोक जी, इसका जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, जब दिमाग में क्लैरिटी नहीं हो ना तो किसी चीज को क्लैरिटी नहीं मिलेगी। पीयूष गोयल ने साफ साफ कहा कि किसानों का, पशुपालकों का, एक डेयरी का, इसको संरक्षित रखा गया है, कोई नुकसान नहीं होगा, तब भी क्लैरिटी नहीं है। दूसरी बात ये कह गए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 18% बढ़ा। अरे गुरुदेव, भारतीय जनता पार्टी 18% नहीं लगाई है। भारतीय जनता पार्टी ने 18% नहीं लगाया है, ट्रंप सरकार ने 18% लगाया है। और ये बाजार, ये सामान हम भारतीयों को नहीं खरीदना है, ये सामान अमेरिकनों को खरीदना है। अब दूसरी, ये सामान अमेरिकनों को खरीदना है। अब मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कहा, आप बीच में बोलना बंद करेंगे तब तो, आप बीच में बोलना बंद करेंगे तब तो कोई कुछ बोलेगा। आपको बीच में बोलने की आदत है, बीमारी है, वर्बल डायरिया है आपको। बता दीजिए, आपको कुछ पता होता तो है नहीं, इतना ही बोल दीजिए कि नहीं बस। हम इसी में आराम से एक साथ क्यों बोल रहे हैं? भदौरिया जी, एक बात बताऊं आपको। हाँ, भदौरिया जी, एक बार बता देता हूं, हंस को तैरना मत सिखाइए। 5 फ्रजाइल इकोनॉमी से टॉप 4 इकोनॉमी में गए हम। ये आपकी बदौलत नहीं हुआ है या कांग्रेसी राहुल गांधी की बदौलत नहीं हुआ है, ये प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दीर्घकालिक नीतियों के कारण नहीं हुआ है, आपके कारण नहीं हुआ है, आपके कारण नहीं हुआ है। आपकी जो हालत है ना, आपको कुछ समझ में भी नहीं आने वाला। आप लोग को कुछ भी बोलना, आप लोग को कुछ भी बोलना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। कहानी मत बताइए। आपको पर कैपिटा इनकम पिछले 10 साल में डबल से ज्यादा हो गया, ठीक है, 10 साल में डबल से ज्यादा हो गया। आप लोग के आगे कोई भी बात करना, भैंस के आगे बीन बजाना है। अपनी इन्हीं हरकतों से जनता से आप दूर होते जा रहे हैं। परमानेंट इलाज, परमानेंट दूर रहिएगा, क्योंकि आप देश की अर्थव्यवस्था के लिए, आप देश की हर व्यवस्था के लिए खतरा बन चुके हैं। खतरा बन जा रहा है। कहानी क्या बन चुकी? तुम्हें कौन व्यक्तिगत हमला? बताओ ना, आपसे जवाब पूछ रहा हूं, जवाब नहीं दे रहे हो। आपका व्यक्तिगत हमला हो गया। टॉपिक पे आइए, जो नीति भी नहीं जानते हैं, जो नीति नहीं जानते, कह रहे कि रात में ट्रेड डील कब कर ली? रात में ट्रेड डील कर ली। 5 महीने से बात चल रही है लगातार। पीयूष गोयल कितनी बार कह चुके हैं। क्या बोला? क्यों बीच में बोलते हैं भाई, जब आपको कुछ पता ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं है इकोनॉमी नीति, काहे बीच में बोलते हैं? 5 महीने से लगातार वार्ता चल रही है। आज प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया कि आत्मविश्वास और धैर्य का नतीजा है, और हमारे विश्वास का नतीजा है कि आज ये ट्रेड डील हुई है। और हमने कितने मैच्योर तरीके से इसको हैंडल करते हुए आज अमेरिका से भी ट्रेड डील किया, यूरोपियन यूनियन से भी ट्रेड डील किया। इसके क्या आयाम होंगे, इससे भारत को क्या फायदा होगा, इसके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं अपनी वही संकीर्ण राजनीतिक सियासत। हाँ, इसमें तो मोदी को जवाब नहीं दे पा रहे हो। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, दाल मंगाएंगे कि नहीं मंगाएंगे? आप देश को बर्बाद करना चाहते हो क्या आप लोग? कोई उठ के पहले ट्रंप ये कह रहे थे कि ट्रंप की आप बुराई कर रहे हैं। किसने बुराई की ट्रंप की? हम तो हमेशा कहते हैं कि हमें तो रिश्ता अच्छा चाहिए। बोला मत बुलवाइए आप। क्या मक्का नहीं आता? में क्या क्या बोला गया है ट्रम्प साहब के लिए? दाल नहीं आता था, मसूर दाल नहीं आती थी अमेरिका से पहले। आप लोग क्या क्या मसूर दाल नहीं आती, बोलने लग जाते हो और फिर से दूसरे बीजेपी ने कुछ नहीं बोला। ये आप लोग की कहानी है। अरे हमारी कोई आप लोग की कहानी है की बात करते हैं, तब भी राष्ट्र के साथ खड़े थे, आज भी राष्ट्र के साथ खड़े हैं कि हमें जहां जब ट्रेड डील पे टैरिफ लगा, हमें किसी के ट्रम्प करने लगे। ये राजनीतिक लड़ाई चलती रहेगी। एक बार रितेश जी, मैं एक बिंदु पर आपसे चर्चा करना चाह रही थी कि क्या हम आने वाले वक्त में, क्योंकि एक चीज की कसक हमेशा हमें रह जाती है कि हम 4th बिगेस्ट इकोनॉमी भी बन गए, 4थी अर्थव्यवस्था, लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग में जिस तेजी से हमें बढ़ना चाहिए वहां हम सर्विसेज बेस्ड ही रह गए ज्यादातर। तो ऐसे में आपको लगता है कि इससे एक स्पाइक आ सकता है? ये दोनों यूरोपियन यूनियन के 27 देश, हमारा यूके से भी, इंग्लैंड से भी हो गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट,
अमेरिका के साथ होना, क्या मैन्युफैक्चरिंग पर यही वो मतलब टर्न अराउंड पोजीशन है जहां से हम मैन्युफैक्चरिंग पर आगे बढ़ सकते हैं? 100% अगर आप मेक इन इंडिया की बात करें, शुरुआत अच्छी थी लेकिन उतना पॉजिटिव आंसर नहीं आ पाया मेक इन इंडिया में। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से आप ये देखिए आईफोन हमारे यहाँ पे कितने बनने लग गए हैं, अगर आज आप देखेंगे डिफेंस के कितने इक्विपमेंट बनने लग गए हैं। तो मुझे लगता है मेक इन इंडिया के लिए ये बहुत ही सकारात्मक पुश होगा। और जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग अपनी इंडिया में नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी सप्लाई चेन पे हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमें एआई, हमें सुपर कंप्यूटर्स, हमारे को सेमीकंडक्टर्स, हमारे को ड्रोन, सब कुछ अपने आप बनाने पड़ेंगे, रोबोटिक्स अपने आप बनानी पड़ेगी ताकि हम एक्सपोर्ट कर सके, ज्यादा डॉलर इंडिया के अंदर लेके आ सके। और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं कि भारत भाग्य विधाता 2047 में जब हमें 100 साल होंगे तो हम लोग पहली नहीं तो कोशिश करना चाहिए हमें कि हम लोग दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का सपना रखें। बिल्कुल। रागिनी जी, ये सपना अब विपक्ष के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते इतना धूमिल क्यों हो जाता है? मेरा प्रश्न आपसे यह है कि हर मुद्दे पर यही बोला, मतलब आप लोग ये भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि रशिया से उसके दबाव में तेल नहीं खरीद रहे, अब वहां से खरीद रहे हैं, वेनेजुएला से। अरे भारत के लिए जहां से सबसे सस्ता तेल मिलेगा वो भारत खरीदेगा ना। हमने रशिया से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि भाई हम तो तुम ही से खरीदेंगे आजीवन, ना हमने वेनेजुएला से, ना हमने ईरान से, ना हमने किसी भी देश से। जहां से हमें सस्ता तेल मिलेगा और अवेलेबिलिटी होगी, ये तो भारत सॉवरेन के तौर पर डिसाइड कर सकता है ना। जहां पे हम हमारे हित, अगर डील स्ट्राइक करना है, हमको यहां से फायदा हो रहा है, हम वहां पे खरीदेंगे। इसको लेकर भी मतलब कि तेल कहां से खरीद रहे हैं, इतना बड़ा इशू क्यों बन रहा है? अंजना जी, अगर ये हम यूनिलैटरली और सार्वभौमिक तरीके से डिसाइड कर रहे होते कि राष्ट्रहित में है जो है हम वही करेंगे, तो मेरे ख्याल से आज चर्चा की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। अमेरिका के दबाव में कर रहे हैं, चाहे वो सीज फायर हो या ट्रेड डील हो, समस्या यही है। आपके सवाल पर आने से पहले बस मैं ये कहूंगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि 12 घंटे का जो टाइम डिफरेंस है भारत और अमेरिका के बीच में, वो आपने इतने मुस्कुराकर बताया, और इस पूर्वानुमान के साथ कि शायद हम लोगों को वो मालूम ही नहीं। पर मैंने ये कहा कि रातों रात बिना फाइनल अंडरस्टैंडिंग के ये घोषणा अगर अमेरिका की तरफ से होती है, और इसलिए कहा क्योंकि ट्रंप ने ये भी कहा कि मोदी जी के अनुरोध पर, उनकी रिक्वेस्ट पर ये किया गया, तो ये एक सवाल बनता था। अब मैं हरदीप पुरी जी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उनका एक कोट मैं सुनाना चाहती हूँ जो अभी 2-4 महीने पहले का ही है। एक इंटरव्यू में उन्होंने लिखा, और मैं ये कोट कर रही हूँ, इंडिया डिड एवरीबडी अ फेवर. If India hadn't bought Russian oil, global oil price would have gone up to $200 for everyone. Unquote. वो बता रहे हैं कि रशियन ऑयल खरीदने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है हमारे पास। अगर इस ट्रेड डील में एक खबर आ रही है इस वक्त, अपने दर्शकों को जरा बता दें, उसके बाद से मैं लौटूंगी आपके पास। राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में ये उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर नहीं बोलने देने दिया गया मुझे। एलओपी के अधिकार का मामला उन्होंने इस विषय पर उठाया है, क्योंकि बीते दिन आपको याद होगा जनरल नरवणे, और आपने रागिनी जी आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी जनरल नरवणे के कोट को ले आया जो कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अब एलओपी के तौर पर ये चिट्ठी लिखी है स्पीकर को। अब क्या चाहती है आपकी पार्टी इस पर? एक मैं पहली बात, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं 30 सेकंड में कंप्लीट करूंगी। एक कोट और मैं पढ़ना चाहती हूँ जो यूएस एग्रीकल्चर सेक्रेटरी यानी कि कृषि सचिव ब्रुक रॉलिंस का है। उन्होंने कहा कि न्यू यूएस इंडिया डील विद एक्सपोर्ट मोर अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स टू इंडियाज मैसिव मार्केट, लिफ्टिंग प्राइसेस, पंपिंग कैश इनटू रूरल अमेरिका। उन्होंने खास तौर से और बड़ी साफगोई से बताया कि कैसे भारत के साथ ये डील करने से अमेरिका और खासतौर से रूरल अमेरिका को फायदा होने वाला है कृषि के क्षेत्र में। शिवराज सिंह चौहान कहाँ हैं? कृषि मंत्री हैं देश के। क्या उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से सुरक्षित किया जा रहा है कृषि के क्षेत्र को, जो कि बार बार आप कह रही हैं कि मोदी जी कहते थे? अरे मोदी जी तो ये भी कहते थे कि 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, रुपया डॉलर 40 का हो जाएगा, तेल 40 का हो जाएगा, रुपया डॉलर बराबर का हो जाएगा। उनमें से तो कुछ भी नहीं हुआ। अब आप राहुल जी की बात पर जो कह रही है, मैं बिल्कुल नरवणे जी की बात को लेकर आऊंगी और लाना भी चाहिए। मुझे लगता है जो एक बात राहुल गांधी जी ने कही कि नेता प्रतिपक्ष का अधिकार है, अगर कोई ऐसा मसला जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, और राष्ट्रपति जी के भाषण में भी ये बात राष्ट्र को सुरक्षित बनाने की बात कही गई है, तो उन्होंने दोनों को लिंक करके वो बात कही। और अगर उन्हें नहीं बोलने दिया जाएगा और उनके बोलने के मौके को छीन लिया जाएगा,
तो ये नोटिस तो दिया जाएगा। और मैंने इसलिए ये कहा कि अगर डाइवर्शनरी स्ट्रैटेजी नहीं है तो ये एक पब्लिश्ड मटेरियल को कोट करके जो आज ऑथेंटिकेट भी किया गया उसके बाद भी बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों नहीं मोदी जी आकर कह सकते हैं कि झूठ है सब कुछ, मैं इसका खंडन करता हूँ? ठीक है, क्यों नहीं कह सकते कि वेनेजुएला से तेल खरीदने का कोई दबाव नहीं है? क्यों नहीं कह सकते कि एप्स्टीन का पूरा मामला जो है वो गलत है? खारिज करता हूं मैं इसको। बहुत स्पेसिफिक जवाब है अंजना जी। अंजना जी बहुत स्पेसिफिक जवाब है। एक मंच नहीं कई मंचों पर साफ साफ, एक मंच नहीं कई मंचों पर साफ साफ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर कह चुके हैं कि ऊर्जा नीड एक 140, हमारी जो आबादी 140 करोड़ की, उसकी ऊर्जा की जरूरतों के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और जो हमें सबसे अच्छा चीज मिलेगा हम वहीं से लेंगे। कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। एक बार नहीं 50 बार बोल चुके हैं, इस पूरा देश सुन चुका है, लेकिन कुछ लोगों के कान में आवाज नहीं जाएगी। तेल तो हम 80 के दशकों में भी लेते थे, 90 के दशकों में भी लेते थे, इराक से लेते थे। वॉल्कर कमेटी रिपोर्ट याद है ना, यूएन में जो निकला था, ऑयल फॉर फूड। क्या कहा था उसने कि सद्दाम हुसैन जी फंड करते थे कांग्रेस पार्टी को, इसीलिए इराक से तेल लिया जाता था फूड के बदले। अपनी कारस्तानी भूल गई। हर जगह से तो पैसे आप लोगों ने उठा लिए भाई। आप तो अभी ये बोलते बोलते बोल गए कि चीन के साथ ट्रेड डील हो रही है, जबकि चीन नहीं अमेरिका के साथ ट्रेड डील है। चीन से भी पैसे आप लोगों ने लिए। राष्ट्रहित कभी सोचा भी है आप लोगों ने? आज अगर ये ट्रेड डील हो रही है, आपके तमाम प्रवक्ता नेता, आप लोग ये लड़ाइयां लड़ते रहिए, लेकिन ट्रेड डील के जरिए क्या हुआ है, बिजनेस जगत में एक उत्साह जरूर इसको लेकर है। जल्दी से रितेश जी एक कंक्लूडिंग लाइन आपकी तरफ से। आप ये ट्रेड डील्स के जरिए भारत अपनी एक मसल फ्लेक्सिंग भी कर रहा है कि हमारे शर्तों पर हम अपने ट्रेड अग्रीमेंट्स कर रहे हैं। ये क्या किस तरह का वो है आगे के रोड मैप के लिए? हमें लगता है ये नया भारत है, ये ऐसा भारत है जिसको है ना कोई ऐसे नहीं कर सकता कि नहीं हमने कहा कि आपको करना है तो आपको करना पड़ेगा, हम अपने स्वीट टाइम के साथ करेंगे। आपने देखा होगा अमेरिका के प्रवक्ताओं ने कहा था कि नहीं, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोदी जी उनको फोन करेंगे और मोदी जी ने फोन नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये जब आप नेगोशिएट करते हैं तो आप अपने डिफरेंट लेवरेज टैक्टिक्स यूज करते हैं, कुछ देते हैं कुछ लेते हैं, बट बाय द एंड ऑफ द डे मार्केट्स के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है। आप देखेंगे पिछले 2 महीने में मार्केट्स इतनी करेक्ट हुई हैं। अगर ये ट्रेड डील्स 2 नहीं साइन होती, आज का जो मार्केट का मोमेंटम आया है तो वो सस्टेन नहीं हो पाता। आप देखिए कितना फॉरेन कैपिटल हमारे देश से बाहर निकल गया बिकॉज, और जब तक स्टेबल टैरिफ का स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक मार्केट्स फ्लरिश नहीं कर सकती। आप देखिएगा आने वाले समय में 2026 हमारी मार्केट्स के लिए काफी बुलंदी का साल होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके रितेश जी और तमाम राजनीतिक मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि एक पॉजिटिविटी बिजनेस जगत में जरूर है टैरिफ्स और ट्रेड डील के अनाउंसमेंट्स के बाद। उम्मीदें बहुत सारी है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या ये टर्निंग पॉइंट भारत के लिए साबित होगा? एक बड़ा अपॉर्चुनिटी जरूर है, मौका जरूर है। कैसे इसको अब हम भारत में आगे ले जाते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। आपको याद दिला दें, आज रात 9 बजे जरूर रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि बहुत बारीकी से भारत और अमेरिका के बीच हुए इस ट्रेड डील के क्या मायने हैं, क्या वाकई अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो उसमें कुछ दम है, फैक्ट्स के साथ, नंबर्स के साथ एनालिसिस करेंगे रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में। दुबई से आज के हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।